नमस्कार, डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्रेयी पारेख। दीपोत्सव की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आज देश भर में आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। आयुर्वेद दिवस हर साल धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस के अवसर पर मनाया जाता है। स्वस्थ रहना, निरोगी रहना हर किसी की चाहत होती है और इसके लिए व्यक्ति क्या कुछ नहीं करता। आधुनिक विज्ञान और चिकित्सा के इस दौर में आयुर्वेद स्वस्थ जीवन जीने के लिए उतना ही उपयोगी साबित हो रहा है। बल्कि तमाम मामलों में तो रोगों की चिकित्सा के लिए जब मॉडर्न मेडिसिन से काम नहीं चलता तो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति रामबाण का काम करती है। ये रोगों को जड़ से दूर करती है और कई अवसरों पर चमत्कार का काम करती हुई नजर आती है। तो आज हम आयुर्वेद के इन्हीं लाभों पर करेंगे चर्चा और साथ ही जानेंगे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर किस तरह की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है जन जन को। स्टूडियो में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर संजीव शर्मा जी। आप वर्तमान में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रोफेसर संजीव शर्मा जी आपका स्टूडियो में। सर, सबसे पहले यही सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद दिवस जो है क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले तो मेरी दूरदर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार और मैत्री जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। आज धन्वंतरी त्रयोदश भी है और आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आयुर्वेद दिवस की भी, धनतेरस की भी और आने वाले दीपोत्सव की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैत्री जी, आपने पूछा कि आयुर्वेद दिवस क्यों मनाया जाता है। हमें ज्ञात है कि आयुर्वेद एक भारतीय ज्ञान की परंपरा है और एक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विज्ञान है और इसका संदेश जन जन तक पहुँचे, न केवल हमारे देश में अपितु पूरे विश्व में ये संदेश पहुँचे, इसी उद्देश्य को लेकर के इस आयुर्वेद दिवस की कल्पना की गई और आयुर्वेद दिवस मनाने का ये कार्यक्रम शुरू हुआ। आज जो ये आयुर्वेद दिवस हम मना रहे हैं, ये 8वां आयुर्वेद दिवस है। 2016 से ये मनाना शुरू किया गया था और जब से आयुर्वेद दिवस मनाना शुरू किया है, निश्चित रूप से आम जन तक आयुर्वेद की पहुंच बढ़ी है और आम जन तक आयुर्वेद का संदेश पहुंचा है और आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान, लोगों की रुचि बहुत बड़ी है। ये हम अपने चिकित्सालय में, अपने कई तरह के कार्यक्रमों में ये हम देखते हैं कि लोगों की भागीदारी आयुर्वेद को लेकर के बढ़ी है और लोगों की रुचि भी आयुर्वेद को लेकर के बहुत बढ़ी है और यही उद्देश्य आयुर्वेद दिवस का मनाने का भी है कि लोगों तक ये संदेश पहुंचे और आयुर्वेद को अपनाएं ताकि हम इस विश्व को स्वस्थ बनाने की तरफ अग्रसर रहें। जी, तो इसके महत्व के बारे में जानकारी के लिए आज का ये दिन जो है वो मनाया जाता है। तो इस साल की जो थीम है, जो विषय है, वो क्या रखा गया है? इस वर्ष का जो विषय रखा है बहुत रोचक विषय है, वो है और महत्वपूर्ण भी है, वो है वन हेल्थ। वन हेल्थ, जैसा कि हम जानते हैं कि वन हेल्थ, हम इस संसार में जो रह रहे हैं, ये पूरा जो ग्लोब है इसमें जो रह रहे हैं, तो हम सिर्फ आदमी अकेला नहीं है, आदमी के साथ ये वातावरण भी है और उसके साथ पेड़ पौधे भी हैं और उसके साथ जानवर भी हैं जी। सब अगर स्वस्थ रहेंगे, सब अपनी प्राकृतिक अवस्था में रहेंगे तो सभी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। एक जो प्रकृति का जो बैलेंस है जो वो बना रहेगा, इकोसिस्टम हमारा बना रहेगा, तो वो मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए, पशुओं के स्वास्थ्य के लिए, पेड़ पौधों के स्वास्थ्य के लिए और वातावरण के स्वास्थ्य के लिए बहुत उचित रहेगा। तो इसीलिए ये इस वर्ष का जो उद्देश्य रखा गया है या थीम रखा गया है आयुर्वेद दिवस का, वो रखा गया वन हेल्थ। और इसके ऊपर हम फोकस करें कि वन हेल्थ क्या है, क्योंकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किए गए हैं, वहाँ पर भी वन हेल्थ को इम्पोर्टेंस दी गई है ताकि हम अपने वातावरण को अच्छा रखें, स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें और पेड़ पौधे जानवरों को सुरक्षित रखें, तभी हम भी सुरक्षित रह सकते हैं। अकेला मैं चाहूँ या कोई व्यक्ति चाहे कि हम स्वस्थ रहेंगे और वातावरण अस्वस्थ है तो वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये वन हेल्थ की जो थीम है वो आयुर्वेद दिवस के ऊपर रखी गई है और इसी के ऊपर आज पूरे देश में चर्चाएं हो रही हैं कि किस तरह से हम वन हेल्थ को आगे बढ़ा सकते हैं और जो हमारा शरीर है, हमारा जो ये ब्रह्मांड है, यानी जो हमारा पिंड और ब्रह्मांड, इसमें एक रूपता कैसे लाई जा सके। जी। तो सर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के द्वारा जो आयुर्वेद दिवस है उसके उपलक्ष्य में जन सामान्य के लिए क्या किया जा रहा है? किस तरह के कोई जागरूकता कार्यक्रम जो है इसके लिए चलाए जा रहे हैं? जी,
राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान बड़े पैमाने पर ये आयुर्वेद दिवस है उसके कार्यक्रमों को आयोजित करता है और एक लंबी चौड़ी कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित करता है। ये श्रृंखला आम लोगों के लिए, रोगियों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, छात्रों के लिए ये हम कार्यक्रमों की श्रृंखला करते हैं ताकि प्रत्येक स्तर पर, छात्रों के स्तर पर, चिकित्सकों के स्तर पर, आम लोगों के स्तर पर और रोगियों के लिए हम इस तरह की सुविधाएं ये जो कार्यक्रम है आयोजित करें और जो आयुर्वेद का संदेश है इसको बढ़िया तरीके से हम आम आदमी तक लेके जाएं, यही हमारी भावना रहती है और इसी के अनुसार हम कार्यक्रम भी करते हैं। तो कई तरह के कैंपों का आयोजन होता है जिसमें अवेयरनेस कैंप हैं या हमने कुछ गांवों को गोद ले रखा है, वहाँ पर हम कार्यक्रम चलाते हैं, संस्थान के अंदर कार्यक्रम चलाते हैं और बहुत सारे दूसरी जगहों पर हम कार्यक्रम चलाते हैं। और हमारा ही राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो है उसका एक एक्सटेंशन या सैटेलाइट NIA जो है वो पंचकुला हरियाणा में डेवलप हो रहा है और आज का जो ये धन्वंतरी दिवस का, आयुर्वेद दिवस का जो कार्यक्रम है वो पंचकुला हरियाणा में ही मनाया जा रहा है। जी, तो कई कार्यक्रम जो हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा समय समय पर आयोजित किए ही जाते हैं और आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में तो कई कार्यक्रम होंगे ताकि लोगों की जानकारी और जागरूकता है वो काफी हद तक बढ़े। कहा जाता है सर कि आयुर्वेद का जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य संरक्षण। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा मैत्री जी कि स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। ये हमारा संदेश है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है पहले उसके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए और अगर बाई चांस वो बीमार होता है तो उसकी फिर बीमारी की चिकित्सा भी की जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि आज हम सिर्फ जो बीमारी है उसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं लेकिन अपने आप को स्वस्थ रखना वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखने में सफल होते हैं, जो सिद्धांत आयुर्वेद में बताए गए हैं उनका पालन पूरी तरह से करते हैं और अगर अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, और मेरे अपने आप को स्वस्थ रखना हमारी सामाजिक नैतिक जिम्मेवारी भी है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें। और मैं अगर अपने आप को स्वस्थ रखता हूं तो मैं अपने परिवार की पूरी सहायता कर सकता हूं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकता हूं। परिवार स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा तो देश स्वस्थ रहेगा और देश स्वस्थ रहेगा तो विश्व स्वस्थ रहेगा। तो इस तरह से एक विश्व कल्याण की भावना से हम ये जो हमारा उद्देश्य है, तो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य का संरक्षण बहुत जरूरी है। और स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का संरक्षण भी दो दिशाओं में है। एक तो है कि उसके बीमारियों से रोकथाम, कि उसको बीमारियां ना लगें या बीमार ना हो, ये रोगग्रस्त ना हो। और दूसरा है कि अपने स्वास्थ्य का संवर्धन, रिजुविनेशन ऑफ द हेल्थ। जो मेरा हेल्थ स्टेटस है, मान लीजिए मैं अभी हेल्दी हूँ, लेकिन मैं आयुर्वेद में कई तरह की ऐसी विधाएं हैं, जैसे रसायन है, पंचकर्म की कई तरह की क्रियाएं हैं, जिनके माध्यम से मैं अपने स्वास्थ्य को और अधिक सुदृढ़ कर सकता हूं और बीमारियों से बच सकता हूं। जी बिल्कुल। अब कोविड-19 के बाद में सर देखा जा रहा है कि डिप्रेशन और स्ट्रेस के जो मामले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। छोटी उम्र में ही हार्ट अटैक जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब हम आयुर्वेद का रुख करते हैं तो आयुर्वेद इसमें कितना लाभकारी साबित हो सकता है? देखिए, आपने सही कहा कि कोविड के बाद का दृश्य पूरे विश्व में बदल गया है। जी सर। और कई तरह की बीमारियां लोगों को हो रही हैं, जिनमें अवसाद यानी मेंटल डिप्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर्स और हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत हो रही हैं। और हमारे देखने में आ रहा है, हम तो अपने संस्थान में ही देखते हैं, अपने चिकित्सालय में देखते हैं कि युवावस्था में या जो अवस्था हार्ट अटैक की नहीं है, ऐसी अवस्था में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। ये लोग बहुत सारे हमारे युवा अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि कोविड के बाद ऐसी स्थिति आ गई है। लेकिन आयुर्वेद में अगर आयुर्वेद को हम अपनाते हैं तो निश्चित रूप से हम इस तरह के अवसाद से या जो हमारे हृदय की बीमारियां हैं उनसे हम दूर रह सकते हैं। उनसे बहुत दूर रह करके अपने स्वास्थ्य का संरक्षण हम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये आवश्यक है कि आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन किया जाए। जो आयुर्वेद में दिनचर्या का सिद्धांत है, रात्रिचर्या का आहार है, हमारा जो लाइफस्टाइल है, उसको लेकर के हम सजग रहें और उन सिद्धांतों का अगर हम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। और असामयिक होने वाली जो मृत्यु है या हृदयाघात है या अवसाद हैं, इनसे हम निश्चित रूप से बच सकते हैं। जी, कई बीमारियों के लिए सर कहा जाता है, बात चाहे हम कैंसर की करें, कि इसके लिए शायद आप आयुर्वेद का रुख नहीं कर सकते हैं। तो आयुर्वेद यदि किसी व्यक्ति को कैंसर जैसी एक गंभीर बीमारी हो गई है तो कितना लाभकारी साबित हो सकता है?
देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो आपने कहा कि कैंसर हो गया है, जी। एक तो वो है, और एक है कि कैंसर ना हो। जी। तो उसके बारे में जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें हमें अपने जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन करने चाहिए। जीवन की शैली जो है, लाइफ़स्टाइल जिसको बोलते हैं, अपना खाना-पीना जो है और अपनी सीज़नल रिजीम जो है, इनको आमूल-चूल परिवर्तन इसमें करने पड़ेंगे। तब हम इस कैंसर, हृदयाघात, जिनको हम एनसीडीज़ बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इनको कहते हैं, इनको हम बड़े अच्छे तरीके से आयुर्वेद के माध्यम से रोक सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं, मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि आयुर्वेद में ये विशेषज्ञता है कि ये जो एनसीडीज़ हैं, जिसमें कैंसर भी इंक्लूडेड है, इसको हम दूर रख सकते हैं। जहाँ तक कैंसर हो गया है, तो अभी इस आज आपके माध्यम से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कैंसर की हम पूर्ण चिकित्सा कर देंगे, लेकिन ये आवश्यक है कि कैंसर अगर किसी को हो गया है तो जो आधुनिक चिकित्सा उसकी चल रही है, आधुनिक विशेषज्ञों ने जो कुछ उसको बताया वो तो पालन करता रहे, लेकिन साथ साथ अगर आयुर्वेद की चिकित्सा भी वो लेता है तो निश्चित रूप से उसका जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ सकता है, उसका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसकी जो जीवन की गुणवत्ता है वो बढ़ सकती है। और जो अगर मान लीजिए कोई टर्मिनल स्टेज में है तो वहाँ पर भी उसके कई तरह की जो समस्याएं हैं उनका समाधान आयुर्वेद से निकल सकता है। और हमारे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में एक कैंसर इकाई की हमने स्थापना की है, और उस कैंसर इकाई में बहुत सारे रोगी हमारे पास आते हैं और सफलतापूर्वक उनका हमारे पास चिकित्सा भी होती है और वो लाभ भी प्राप्त करते हैं। जी, तो हम कह सकते हैं कि हर तरह की जो आज बीमारी है उसके लिए आप आयुर्वेद का रुख कर सकते हैं। जी। प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, बदलता मौसम बहुत से बदलाव लेकर आता है, ऐसे में हमारे जो दर्शक हैं वो किन बातों का ख्याल रखें कि वो खुद को स्वस्थ रख सकें, और ख़ास तौर पर आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं वो क्या कुछ कहते हैं, इस पर खान पान में किस तरह का बदलाव करना है? बहुत बढ़िया प्रश्न मैत्री जी आपने पूछा है। ये देखिए, हमारा जो ये शरीर है, पिंड जिसको कहते हैं, मैंने पहले भी कहा, और ब्रह्मांड, इनका बहुत आपस में एक रूपता है। आयुर्वेद में सिद्धांत है, हमारे दर्शन शास्त्रों में भी सिद्धांत है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो इस शरीर में है वो इस ब्रह्मांड में है, और जो इस ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में है। यानी जो खगोलीय घटनाएं हो रही हैं, जो इस ब्रह्मांड में घटनाएं हो रही हैं, उन सबका सीधा प्रभाव हमारे शरीर और मन पर पड़ता है। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। और जो ये सीजनल चेंजेस हैं, ऋतुएं जब बदलती हैं, ये क्यों बदल रही हैं? क्योंकि खगोलीय घटनाएं या जो ब्रह्मांड में जो घटनाएं हो रही हैं, हमारे ग्रह नक्षत्र जो जिस तरह से मूवमेंट कर रहे हैं, हमारे सूर्य की जिस तरह से गति है, पृथ्वी की जिस तरह से गति है, उसके आधार पर सीजनल चेंजेस होती हैं। अब जैसे आजकल ये हम इसको कहते हैं ये विसर्ग काल चला हुआ है। जी, विसर्ग काल चला हुआ है। तो विसर्ग काल में क्या है कि सूर्य दक्षिण की तरफ चला जाता है, इसको हम दक्षिणायन भी कहते हैं। तो सूर्य जो है उसका प्रभाव कम हो जाता है, और जब सूर्य का प्रभाव कम हो जाता है तो हमारी रोग प्रतिषेधात्मक शक्ति जो है बढ़ती है, अग्नि का बल बढ़ता है, क्योंकि आयुर्वेद में अग्नि को बहुत महत्व दिया गया है। अगर आपकी अग्नि ठीक है, यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका सेलुलर मेटाबॉलिज्म अगर ये ठीक है तो यू कैन बी हेल्दी, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये सीज़न वो है जिसको हम हेल्दी सीज़न कहते हैं। लेकिन ये आवश्यक है कि सीज़न तो हेल्दी है, लेकिन क्योंकि एकदम बदलाव आता है, गर्मी से सर्दी की तरफ हम बढ़ते हैं, और जब इस तरह से बदलाव आता है तो कुछ हमारे दिशा निर्देश भी हैं, उनका पालन करना चाहिए। खान पान में बदलाव लाने चाहिए, रहन सहन में, वस्त्रों में, सोने या जगने की जो हमारी जो रूटीन है उसमें हमें बदलाव लाने चाहिए, ताकि हम स्वस्थ रह सकें। और प्रत्येक ऋतु के लिए आयुर्वेद में अलग अलग सिद्धांत बताए गए हैं कि इस ऋतु में किस तरह से होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए आजकल की अगर हम ऋतु लें तो ये जैसे मैंने कहा कि दक्षिणायन है और अग्नि का बल बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो ऐसे में हम ऐसी वस्तुएं लें जो मीठा युक्त हों, लेकिन शुगर का ध्यान रखें कि किसी को डायबिटीज़ है तो वो मीठे का प्रयोग ना करें। यानी एक पौष्टिक जो पदार्थ हैं उनका हम सेवन इस ऋतु में कर सकते हैं, लेकिन जो सुपाच्य भी हों और कौशन हों, यानी थोड़े गर्म हों, ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना है। फ्रिज की आइटम्स या बासी जो फूड मटेरियल्स हैं उनका प्रयोग नहीं करना है। और सबसे बड़ा संदेश मैं ये देना चाहता हूँ कि हमारे जो आज के फूड पैक्ड फूड्स आ रहे हैं या जो हम ऑनलाइन फूड्स मंगवाते हैं या फास्ट फूड्स हैं, इनका जहाँ तक हो सके अवॉइड करें, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। जी, तो उम्मीद है कि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो आपकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और
और उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल भी करेंगे। प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, आपने पंचकर्म की बात करी, तो पंचकर्म जो है वो क्या होता है, और यदि कोई भी व्यक्ति पंचकर्म आज करवाना चाह रहा है तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो है किस तरह से वो जाए और क्या इसका पूरा प्रक्रिया रहेगी? पंचकर्म एक आयुर्वेद की चिकित्सा विधि है। मूलतः ये हमारे जो शरीर की शोधन प्रक्रिया है। हमारे शरीर में जो रोज प्रक्रियाएं चल रही हैं उसके कारण शरीर के अंदर कई तरह के पदार्थ संचित हो जाते हैं, जिनको हम टॉक्सिन कहते हैं, मेटाबोलाइट्स कहते हैं, या जो एक्सक्रीट हो जानी चाहिए चीज़ें वो रहती हैं, मल जिनको कहते हैं हम, उनका शरीर से निकलना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं मलों को, उन्हीं टॉक्सिन्स को, उन्हीं मेटाबोलाइट्स को निकालने का जो माध्यम बताया गया है वो संसार में एक ही चिकित्सा पद्धति है, वह आयुर्वेद, जिसमें पंचकर्म के माध्यम से ये किया जाता है। पंचकर्म का मतलब है 5 कर्म, यानी 5 प्रोसीजर्स। हालांकि ये 5 प्रोसीजर एक अम्ब्रेला टर्म है और इसके अंतर्गत बहुत सारे दूसरे और भी प्रोसीजर्स शामिल किए जाते हैं। तो इसमें पहले क्या है कि ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी किया जा सकता है, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए, और ये इसके लिए जो रोगी है उसके लिए भी किया जा सकता है। दोनों के लिए किया जा सकता है। रोग के अनुसार कर्म किए जाते हैं, सारे कर्म सब में नहीं किए जाते हैं। तो इसमें पहले अपने शरीर को या रोगी के शरीर को तैयार किया जाता है, पूर्व कर्म जिसको कहते हैं। उसमें पहले उसको स्नेहन, स्वेदन या कुछ औषधियाँ दी जाती हैं, या लंघन यानी फास्टिंग उसको कराया जाता है, और उसके बाद फिर उसको जो अगले प्रोसीजर्स हैं, जैसे वमन है, मींस एमएससीज, विरेचन है, वस्ती है, ये सारे प्रोसीजर जो है करवाए जाते हैं ताकि उसके शरीर से जो टॉक्सिन्स हैं, जो मेटाबोलाइट्स हैं, या एक्सक्रीटरी मटेरियल जो हैं जो निकलने चाहिए बाहर, उनको निकालने के लिए ये 5 कर्म जो हैं वो किए जाते हैं। इसी को पंचकर्म कहते हैं, और ये एक बहुत ही कारगर पद्धति है, और अपने आप में विश्व में पूरी चिकित्सा पद्धति में अनूठा उदाहरण भी है ये। जहाँ तक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की बात है, तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में पंचकर्म जो विभाग है हमारा, बहुत ही उन्नत विभाग है, और यहाँ लगभग 300 से 400 जो प्रक्रियाएं हैं पंचकर्म की, प्रोसीजर्स, वो रोज होते हैं, और एक पूरे देश भर में ये स्थापित और मशहूर सेंटर है। तो यहाँ पर अगर रोगी आना चाहे तो हमारे पास इंडोर यानी प्रवेश लेकर के, एडमिशन लेकर के रोगी यहाँ रह सकता है और पंचकर्म अपना करवा सकता है। लेकिन पंचकर्म चिकित्सक के परामर्श के बाद ही किया जाता है, क्योंकि चिकित्सक पहले रोगी की प्रकृति, रोगी का परीक्षण करता है, रोग का परीक्षण करता है, और उसके बाद वो निर्णय लेता है कि इस व्यक्ति में किस तरह से कितना और कौन कौन से प्रोसीजर किए जाएंगे। जी, तो विशेषज्ञ की सलाह जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप चाह रहे हैं कि पंचकर्म जो है इस प्रक्रिया का रुख हम करें। प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, लोगों के मन में एक बड़ा कौतूहल रहता है कि जो दादी नानी के नुस्खे हैं, जो हमारे घरेलू नुस्खे हैं, या आयुर्वेद, इनमें कुछ अंतर है या ये एक समान ही है? देखिए, अंतर मूलतः कोई नहीं है। दादी नानी के नुस्खे या हमारे जो पुराने परंपरा से चले आ रही चिकित्सा के जो घरेलू नुस्खे हैं, ये आयुर्वेद पे आधारित हैं, या यूं कह सकते हैं कि आयुर्वेद इन पे आधारित है। और क्योंकि आयुर्वेद जो है उसके एक निश्चित सिद्धांत हैं, और वो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं, और उसका व्यवहारिक पक्ष जो है यानी प्रैक्टिकल यूज जो है वो दादी नानी के नुस्खे हैं जी। और हमारा जो किचन है, हमारा जो रसोई है, वो सबसे बड़ी फार्मेसी है, सबसे बड़ा औषधालय है आयुर्वेद में। और ये हम सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत देश के वासी हैं, और भारत देश में हमारे किचन में जो चीज़ें प्रयोग होती हैं वो सब औषधियाँ हैं, उनकी औषधीय गुणवत्ता है। और उसी के अनुसार हमारे पुराने जो पूर्वज थे उन्होंने इस तरीके से इस पूरे सिस्टम को निर्धारित किया है कि इतनी हल्दी डालनी है, इतना नमक डालना है, इतने मसाले डालने हैं, वो उसी मात्रा में डाले जाते हैं लगभग, जिस मात्रा में वो हमारे शरीर के लिए अनुकूल हों, उससे अधिक नहीं। जब उससे अधिक हों तो हम बीमार पड़ते हैं। अगर मिर्ची कहीं ज़्यादा डाल दी हमने तो उसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि दादी नानी के नुस्खे या हमारे पूर्वजों द्वारा जो बताई गई बातें हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आयुर्वेद से मेल खाती हैं, आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुकूल है। ये आवश्यक है कि अगर आपको कोई इस तरह कोई गंभीर बीमारी है और आप
सिर्फ घरेलू नुस्खों के ऊपर ना विश्वास करके आयुर्वेद चिकित्सक की जरूर सलाह ले लें, ताकि घरेलू नुस्खे बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें अगर वैज्ञानिकता जुड़ जाती है तो उसका आधार और मजबूत हो जाता है। जी प्रोफेसर साहब, गर्भवती महिलाओं की अब हम बात करें तो अक्सर ये कहा जाता है कि जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, यदि उन्हें अपना इलाज करवाना है तो दवाइयाँ उन्हें लेनी पड़ेगी, और जो हम कह सकते हैं कि एलोपैथिक दवाइयों का सहारा ही उन्हें लेना पड़ेगा। तो ऐसे में जो भी महिलाएं आज आयुर्वेद का रुख करना चाह रही हैं, क्या उनके लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो है किस तरह से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। गर्भवती महिलाएं एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारा, जिनके ऊपर ध्यान जाना चाहिए, और सरकार इनके ऊपर ध्यान देती भी है। और आधुनिक चिकित्सा पद्धति में निश्चित रूप से दवाइयों का आवंटन भी होता है और प्रयोग भी करते हैं, उसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आते हैं। और आयुर्वेद में भी गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है, और हम अपने संस्थान में ऐसे कार्यक्रम चलाते हैं, और हम बहुत सारे अनुसंधान कार्यक्रम भी हमने ऐसे चलाए हैं जो गर्भवती महिलाओं को लेकर के हैं। और गर्भवती महिलाओं की चिंता क्यों है आखिर? क्योंकि गर्भवती महिला एक नहीं है, वो दो हैं, दो प्राणी हैं। क्योंकि गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहा बच्चा एक आने वाला नागरिक है, और वो आने वाला नागरिक स्वस्थ हो, ये अत्यावश्यक है, ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां बिल्कुल स्वस्थ रहें। इसके लिए राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान एक बहुत महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम चलाता है, उसको हम कहते हैं गर्भ संस्कार कार्यक्रम। और गर्भ संस्कार कार्यक्रम ये हम ऑनलाइन और ऑफलाइन मीन्स उसके कुछ हिस्सा जो है ऑनलाइन रहता है, और कुछ हिस्सा उसका कॉन्टैक्ट आवर्स रहते हैं। और ये चिकित्सकों के लिए भी है, और आम महिलाओं के लिए भी है, और गर्भवती महिलाओं के लिए भी है, कि किस तरह से पल रहे बच्चे, गर्भ में पल रहे बच्चे को हम स्वस्थ रखें, ताकि स्वस्थ प्रजा का जन्म, सुप्रजा का जन्म, उसको हम कहते हैं सुप्रजा, यानी अच्छी संतान उत्पत्ति हो और सुख से उत्पत्ति। आज देखिए, हम देखें कि हर तीसरा बच्चा जो है सिजेरियन से पैदा हो रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है। क्यों हो रहा है कि इसके ऊपर तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि एक जो प्राकृतिक प्रसव है वो उसको बढ़ावा मिले, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हैं उनको बढ़ावा मिले, और जो महिला है उसको कम से कम उसमें दुख या उसको कष्ट हो, और आने वाला बच्चा बहुत अच्छा हो, निरोगी हो, स्वस्थ हो। तो इसी कल्पना को लेकर के एक गर्भ संस्कार का कार्यक्रम हम 30 दिनों का ये लगातार चलाते रहते हैं। आजकल भी ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है। और इसके अतिरिक्त हमारे संस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए अलग से एक ओपीडी की व्यवस्था है। वहाँ पर उनको एएनसी जिसको कहते हैं वो किया जाता है। हमारे यहाँ डिलीवरीज, सीजरियन सेक्शन वगैरह सब सुविधाएँ उपलब्ध है। जी, सर, एक उम्र के बाद में चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता जो होती है वो बढ़ जाती है। बात हम हमारे सीनियर सिटीजन्स की कर रहे हैं। तो आयुर्वेद का रुख जब वो करते हैं हमारे वृद्ध जन, तो क्या क्या उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध है, किस तरह से वो लाभ ले सकते हैं आयुर्वेद का? ये बिल्कुल सही कहा आपने कि एक उम्र के बाद, एक आयु के बाद, जिसको हम जरावस्था कहते हैं, वो आ जाती है। वृद्धावस्था भी आमतौर पर कहते हैं। और वृद्धावस्था में कोई शरीर जीर्ण शीर्ण होने लगता है और बीमारियां घर करने लगती हैं। और उन वृद्धजनों के स्वास्थ्य के लिए, जिनको हम सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक कहते हैं, उनके लिए आयुर्वेद में एक विशेषज्ञता है, उसको कहते हैं हम जरा चिकित्सा, यानी जेनेटिक मेडिसिन जो है वो आयुर्वेद में बहुत फेमस है। और जेनेटिक जो मेडिसिन है आयुर्वेद की वो कारगर भी है। और आयुर्वेद में जो मुख्य औषधालय या चिकित्सालय आयुर्वेद के हैं उन सभी में जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। और उनके जो विशेष रोग हैं उनके लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और ये बिल्कुल सही है कि उन लोगों के लिए, क्योंकि वरिष्ठ जनों की जैसे जैसे हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो देश में जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी संख्या भी बढ़ रही है। और उसको ध्यान में रखते हुए देश में और संसाधनों की आवश्यकता है, और सुविधाओं की आवश्यकता है, ताकि हम इन वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर सकें, क्योंकि ये हमारी बहुत अनमोल पूंजी है। जी, दीपोत्सव का समय चल रहा है सर, और ऐसे में पटाखे, आतिशबाजी होना तो लाजमी है। तो जो प्रदूषण इनसे होता है, ऐसे में जिन व्यक्तियों को अस्थमा या दमा की शिकायत है, तो आयुर्वेद उनके लिए कितना लाभदायक साबित हो रहा है? देखिए, पहला संदेश तो ये है कि पटाखों का प्रयोग कम से कम हो, और प्रदूषण वातावरण में कम से कम हो।
ये हम जानते हैं कि सिर्फ पटाखों से ही नहीं, बहुत सारी और चीज़ों से भी बहुत सारा प्रदूषण फैल रहा है। सिर्फ हम दिवाली को या पटाखों को ही उसके लिए दोषित ठहराएं तो ये भी उचित नहीं है, लेकिन कम से कम उसका प्रयोग होना चाहिए, निश्चित रूप से है। और ऐसे स्थानों पर पटाखों को ना चलाएं जहां पर इस तरह के रोगी हैं, या रोगी जो हैं वो पटाखों, जहां पटाखे चल रहे हैं वहां से दूर चले जाएं। ये निश्चित है कि जब पटाखों का वो जो धुआं है वो दमा वाला रोगी या एलर्जी वाला रोगी उसको लेगा तो उसको समस्याएं आएंगी। तो ऐसी समस्याओं का निश्चित रूप से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से हम बहुत अच्छी तरह से चिकित्सा कर सकते हैं। और मेरी सलाह उनको ये है कि अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो आयुर्वेद चिकित्सक से संपर्क करें, जो नज़दीकी चिकित्सालय से संपर्क करके आप चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं। जी, अब अंतिम सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। तो जो भी हमारी नई पीढ़ी है और आयुर्वेद की पढ़ाई वो करना चाह रही है, तो क्या इसके लिए प्रक्रिया रहेगी, और आयुर्वेद के जो छात्र हैं उनके लिए किस किस तरह के नए कोर्स अभी वर्तमान में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं? जी, आयुर्वेद एक बहुत अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी है, और मैं युवाओं को, जो हमारे युवा छात्र हैं, उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में और विश्व में आयुर्वेद के भविष्य बहुत उज्जवल है। और जैसा कि हम सभी लोग देखते हैं कि भारत सरकार का और पूरे विश्व में आयुर्वेद की एक बहुत बड़ी मांग बढ़ी है, और जितनी मांग है उस हिसाब से हम चिकित्सक पैदा नहीं कर पा रहे हैं, या जो आयुर्वेद में पैरामेडिकल जो फोर्सेस हैं उनको भी हम नहीं पैदा कर पा रहे हैं। तो हमारे युवा जो छात्र हैं वो इस तरफ सोचें और आयुर्वेद की तरफ रुझान करें। जहाँ तक आयुर्वेद में जो डिग्री का सवाल है, उस BMS डिग्री दी जाती है और नीट के माध्यम से ही इसका चयन होता है। तो जिस तरह से एक ही नीट की परीक्षा होती है पूरे भारत में, उसी में MBBS के लिए, BMS के लिए, BUMS, BHMS, इन सब के लिए उसी परीक्षा से जो है छात्रों को लिया जाता है। तो छात्र निश्चित रूप से निश्चिंत होकर के आयुर्वेद को अपना भविष्य बना सकते हैं, आयुर्वेद में प्रवेश ले सकते हैं, और उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD या MSc करने की बहुत सारी संभावनाएं हैं, और भविष्य बहुत उज्जवल है। चाहे वो चिकित्सक के रूप में हो, चाहे वो शिक्षक के रूप में हो, चाहे वो एक उद्योग के रूप में हो, या अनुसंधानकर्ता के रूप में हो। ये एक बहुत बड़ी ओपन फील्ड है, और इस ओपन फील्ड में आना चाहिए लोगों को, ताकि उनका भविष्य और देश का भविष्य सुधर सके। जी, कार्यक्रम के अंत में क्या एक संदेश आपका रहेगा सभी के लिए, किस तरह से हम सभी जो हैं आयुर्वेद का लाभ आज उठा सकते हैं? जी, आयुर्वेद की तरफ से मैं ये संदेश, या अपनी तरफ से भी ये संदेश देना चाहूँगा कि आयुर्वेद के सिद्धांतों का हम लगातार पालन करें, अपनी जीवन शैली में, अपने खान पान में, अपने रहन सहन में। तो हम बहुत सी बीमारियों का या सभी बीमारियों को दूर रख सकते हैं, और अपने आप को और अपने पूरे परिवार को और अपने देश को स्वस्थ समृद्ध बना सकते हैं। तो आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है जो प्रकृति के साथ, प्रकृति के करीब रहकर जीवन जीना सिखाता है और जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करता है। आयुर्वेद जो लोगों को अपने मन और शरीर में एक प्राकृतिक तरीके से संतुलन लाकर स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो सर, आज आपके माध्यम से इतनी जानकारी आयुर्वेद पर हमारे सभी दर्शकों तक हम पहुंचा पाए। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी, और दूरदर्शन का भी, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। एक बार फिर आप सभी को दीपोत्सव की ढेरों शुभकामनाएं। देखते रहिए DD राजस्थान। नमस्कार।